Hello everyone, welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathor, author of chempandit.com, जिसके YouTube चैनल पर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडिशन, कंडेंसेशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। मैकेनिज्म का मतलब है कि किस तरह से ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, किस तरह से इनिशिएट होता है, किस तरह से प्रोसीड होता है और कैसे हमें फाइनल पॉलीमर मिलता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट्स रिवाइज व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में व्हाट हैपेंस, द मोनोमर मॉलिक्यूल्स दे सिंपली ऐड ऑन टू वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर without loss of any small molecule or compound, and that is the reason that the final polymer obtained is the exact multiple of the monomer, right? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं हुआ है, मोनोमर सिंपली ऐड होते गए हैं, इसीलिए फाइनल पॉलीमर मोनोमर का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा। अगर 200 मोनोमर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं तो एग्जैक्ट इसका 200 मल्टीपल होगा, है ना। अगर 1000 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो 1000 मल्टीपल होगा। ठीक है, अब एडिशन पॉलीमराइजेशन दो मैकेनिज्म से हो सकता है, यह हमें याद रखना है। ध्यान से सुनिए, दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा हो सकता है आयोनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल में जो रिएक्शन है वो एक फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, उसके जरिए से होता है, उसके द्वारा होता है। और दूसरा है आयोनिक मैकेनिज्म, इसमें कोई आयन बनता है, उस आयन के थ्रू होता है ना। और आयन क्योंकि दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनायन या कैटायन। तो अगर एनायन के थ्रू होगा, एनायन के फॉर्मेशन के थ्रू होगा तो कहलाएगा एनायनिक मैकेनिज्म, और अगर कैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू हुआ तो कहलाएगा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक बात हमें याद रखनी है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एक्टिव सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्टिव सेंटर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स के थ्रू नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो पॉलीमराइजेशन, मैंने बताया है आपको कि 3 स्टेप्स के थ्रू होता है पॉलीमराइजेशन, है ना। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। दूसरा स्टेप हमेशा होता है प्रोपोगेशन, मोस्टली होता है। और तीसरा स्टेप हमेशा होता है टर्मिनेशन। ध्यान से सुनिए, इसको एक बार समझ लीजिए आप। इनिशिएशन का मतलब हम समझते हैं, इनिशिएट होना, शुरुआत होना। तो इनिशिएशन स्टेप में पॉलीमराइजेशन की शुरुआत होगी, इनिशिएट होगा। इसके लिए हमें बहुत सी अलग अलग चीजें करनी पड़ सकती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप में चेन की लेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? चेन की लेंथ। देखिए इनिशिएशन में क्या होता है, बेसिकली एक एक्टिव सेंटर बनता है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव सेंटर। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटर। मैं क्यों कह रही हूँ एक्टिव सेंटर? एक्टिव सेंटर एक इस तरह का मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं जो कि जिसके ऊपर बाकी सारे मोनोमर मॉलिक्यूल्स आकर ऐड हो जाएंगे ताकि हमें फाइनल पॉलीमर मिल जाए। ठीक है, तो इनिशिएशन बेसिकली इज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव सेंटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप में चेन की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, चेन की लेंथ बढ़ती है, इसलिए क्या है प्रोपोगेशन, क्योंकि प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक,
तो प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, इसको चेन ग्रोथ स्टेप भी कहते हैं। ग्रोथ ऑफ चेन विल टेक प्लेस, ग्रोथ ऑफ द चेन, किसकी चेन, पॉलीमेरिक चेन, ग्रोथ ऑफ पॉलीमेरिक चेन। ठीक है, लास्ट स्टेप है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ये जो एक्टिव सेंटर बना था ये रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ द एक्टिव सेंटर। देखिए बहुत सिंपल है, पहले स्टेप में एक एक्टिव सेंटर बना, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जिसमें, जो कि बहुत रिएक्टिव है ना, एक रिएक्टिव स्पीशीज है। क्योंकि वो रिएक्टिव है इसलिए वो बहुत सारे मोनोमर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल से जब वो रिएक्ट करेगी, उसी स्टेप को हम प्रोपोगेशन कह रहे हैं। क्लियर, आखिरी स्टेप में अब ये चेन, तो जब तक इसको आप देते रहेंगे मोनोमर, ये चेन बढ़ती ही जाएगी। तो टर्मिनेशन स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमें लगता है कि हमें जितना पॉलीमर चाहिए जिस तरह का वो बन गया है, या इनफ लेंथ उसकी बन गई है, तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के लिए जो एक्टिव सेंटर शुरू में बनाया था उसको हम रिमूव कर देते हैं। जब इसको हम हटा देंगे तो चेन ग्रोथ रुक जाएगी और हमें फाइनल पॉलीमर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेप 1, इनिशिएशन स्टेप, और देखते हैं कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इनिशिएशन स्टेप कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनिशिएशन स्टेप, यानी कि पॉलीमराइजेशन की शुरुआत, इनिशिएट कैसे होता है। भाई कोई भी रिएक्शन, हम जानते हैं केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन अपने आप तो इनिशिएट नहीं होता है ना, कुछ होते भी हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, पर वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो हमें कोई भी रिएक्शन को शुरू करना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उसको बाहर से देना पड़ेगा। कभी हमें उसको हीट करना पड़ सकता है ना, यानी टेम्परेचर देना पड़ सकता है, कभी हमें उसको सनलाइट देना पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट नहीं है तो नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से जो इनिशिएशन स्टेप है उसमें हमें मॉलिक्यूल को, जो मोनोमर है उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर हम इनिशिएट करते हैं इसको हीट देकर, ये काहे का सिंबल है, हीट का, अगर हीट देके हम इनिशिएट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म कहलाएगा थर्मली इनिशिएटेड। ऑलवेज रिमेंबर, इसको हम कहेंगे थर्मली इनिशिएटेड। ठीक है, तो जैसे ही ये टर्म आती है कहीं पर कि भाई ये जो रिएक्शन है ये थर्मली इनिशिएट हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे थर्मल यानी हीट, यानी यहां पर हीट देकर रिएक्शन को इनिशिएट कराया गया है। ठीक है, अब अगर यही इनिशिएशन हम सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं, है ना, हम जानते हैं सनलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर सनलाइट से इनिशिएट कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहेंगे फोटो केमिकली इनिशिएटेड, फोटो केमिकली इनिशिएटेड। ठीक है, अगर सपोज हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन से होते हैं, हाँ भाई बताओ। आयोनाइजिंग रेडिएशन है आपके अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं तो कहलाएगा रेडिएशन इनिशिएटेड, ये कहलाएगा रेडिएशन इनिशिएटेड। अगर हम कोई बाहर से कुछ केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, है ना, कुछ कंपाउंड अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर इनिशिएशन, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं इनिशिएटर्स। क्या कहते हैं, इनिशिएटर्स। अगर हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं फॉर इनिशिएशन देन दे आर नोन एज इनिशिएटर्स। यहां पर हम कहेंगे केमिकली इनिशिएटेड। ठीक है,
अंडरस्टूड? यहां हम कहेंगे कि द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज केमिकली इनिशिएटेड। ठीक है, तो ये चारों टर्म आपको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेनी है। जहां भी आपने सुना थर्मली इनिशिएटेड, थर्मली इनिशिएटेड, तो आप समझ जाइए कि यहाँ हीट दिया गया है ना। अगर आपने सुना फोटोकेमिकली इनिशिएटेड, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे सनलाइट से इनिशिएशन हुआ है। अगर आपने कहीं पर सुना कि ये रिएक्शन रेडिएशन इनिशिएटेड है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से इनिशिएट हुआ है। और अगर केमिकली इनिशिएटेड आप कहीं भी पढ़ते हैं, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कुछ केमिकल्स यूज किए गए हैं यहाँ पर, जिनको इनिशिएटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम इनिशिएशन स्टेप पढ़ते हैं। इनिशिएशन के लिए कुछ केमिकल्स यानी इनिशिएटर्स यूज किए जाते हैं, वही हम पढ़ेंगे अभी। तो ऐसे कंपाउंड्स जो इनिशिएटर हो सकते हैं वो होते हैं, ये बहुत फेमस इनिशिएटर है बेंजोइल पेरोक्साइड, मोस्टली पेरोक्साइड ही होते हैं, और एसिटाइल पेरोक्साइड या फिर डाई ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्टली पेरोक्साइड जो है वो एक रेडिकल दे देते हैं, एक रेडिकल फ्री रेडिकल बना लेते हैं, और इसीलिए यही फ्री रेडिकल जो है पॉलीमराइजेशन कंडक्ट कराता है, और इसीलिए कहलाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड को ले लेते हैं, किस तरह से ये जो है फ्री रेडिकल हमें देता है। ये है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5COO। ठीक है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड हीट देने पर ये जो है टूट जाएगा किसमें, फ्री रेडिकल में। कैसे, देखिए यहां पर ये जो OH है ना, यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज क्यों कहा मैंने, होमो यानी सेम, है ना। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई कंपाउंड टूटता है और जो एटम्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, तो कहलाता है होमोलिटिक। यानी यहाँ पर बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों जो टूटे हैं ना मॉलिक्यूल्स उनमें। ठीक है, अगर सपोज कि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक मॉलिक्यूल ले जाए, आधा पार्ट ले जाए, और दूसरे पार्ट को वो कुछ भी ना दे, तो इसे होमोलिटिक क्लीवेज नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि ये दोनों ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, दे विल सेपरेट हो जाएंगे। जब ऐसा होगा, ये मैंने क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2C6H5, लिख सकते हैं हम इसको 2C6H5CO। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हीट ऑलरेडी है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और हमारे पास फाइनली बचेगा 2C6H5। 2C6H5। ठीक है, तो ये है वो फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां पर भी हमें लिखना चाहिए फ्री रेडिकल इस तरह से, ये भी फ्री रेडिकल है। तो फाइनली हमें ये फ्री रेडिकल मिल जाएगा जो कि ये मैकेनिज्म कराएगा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल जाकर एक मोनोमर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होती है, फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है, क्योंकि इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये कोशिश करता है कि कहीं से भी किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन हो तो उससे ये बॉन्ड बना के और स्टेबल हो जाए। ठीक है,
तो फ्री रेडिकल्स वी नो आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा एक मोनोमर मॉलिक्यूल पर। मोनोमर हम लेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे मैंने लिखा है X, ठीक है। इसको कहते हैं विनाइल मोनोमर्स। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं विनाइल मोनोमर्स, क्योंकि इनके विनाइल पोजीशन पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो X है ये हो सकता है Cl, ये हो सकता है Cn और ये हो सकता है C6H5 भी, ठीक है। अगर ये Cl होगा तो ये बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगर Cn होगा तो बनेगा पॉलीविनाइल साइनाइड, अगर ये होगा तो बनेगा पॉलीस्टाइरीन। क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो यहां जाके हमारा कंप्लीट हुआ है पहला स्टेप, इनिशिएशन। अगर हम देखें तो इनिशिएशन स्टेप जो है ये दो पार्ट में हुआ है, ध्यान दिया आपने, दो स्टेप्स में हुआ है। पहले स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले तो एक एक्टिव स्पीशीज बनी, है ना, और दूसरे में वो एक्टिव स्पीशीज किससे ऐड हो गई, एक मोनोमर से। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ एक्टिव स्पीशीज टू वन मोनोमर मॉलिक्यूल, टू वन मोनोमर। बात समझ में आ रही है। इनिशिएशन दो स्टेप में होता है देखा जाए तो। पहले स्टेप में एक एक्टिव स्पीशी बनती है यानी फ्री रेडिकल बनता है, और दूसरे स्टेप में वो फ्री रेडिकल एक मोनोमर मॉलिक्यूल से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C6H5 डैश CH2 CHX, ठीक है, X। तो अब जाके हमारा ये पूरा स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप इज प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं विद द एक्टिव सेंटर, ठीक है। और इस तरह से पूरी जो पॉलीमर चेन है उसकी ग्रोथ यहीं पर होती है। पॉलीमर चेन की जितनी भी ग्रोथ होनी होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐड होने होते हैं वो सब प्रोपोगेशन स्टेप में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C6H5 H2 और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप X, ठीक है, ये है फ्री रेडिकल, ठीक। ये है आपका एक्टिव सेंटर। अब इस एक्टिव सेंटर के साथ n नंबर ऑफ मोनोमर्स जो है इससे जुड़ेंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, हम इसको कैसे लिखेंगे, C6H5 CH2 CHX n नंबर और एक हम बाहर शो करेंगे। ये मान लीजिए कि ये n यहाँ पर आ गया है और एक हम बाहर एंड पे दिखा रहे हैं क्योंकि हमें ये फ्री रेडिकल वाला एंड दिखाना है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन के स्टेप के एंड में जो आपको मिलता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका फाइनल पॉलीमर है, ठीक है। ये फाइनल पॉलीमर है, इसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, चेन ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। बस फर्क ये है कि इस फाइनल पॉलीमर में एक एंड पर रिएक्टिव सेंटर अभी भी है, ठीक है, एक्टिव सेंटर अभी भी है, ठीक। तो प्रोपोगेशन स्टेप के एंड में आपको फाइनल पॉलीमर मिलता है विद रिएक्टिव सेंटर एट वन एंड, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप में यही एक्टिव सेंटर को रिमूव कर देंगे तो पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा, चेन ग्रोथ टर्मिनेट हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से प्रोपोगेशन स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं। समझाने के लिए आप लोगों को मैं एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, सभी बुक में मिलेगा मोस्टली। इसी को मैं आपको खोल कर बताती हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक मॉलिक्यूल ऐड होता है।
तो इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये हमारा एक्टिव सेंटर वाला फ्री रेडिकल है, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक और मोनोमर मॉलिक्यूल है। जब ये मॉलिक्यूल बात कर रही हूँ ना, इट इज मोनोमर। तो एक मॉलिक्यूल करेगा तो क्या होगा बताइए? ये वाला बॉन्ड हमेशा रीअरेंज होता है। क्या होता है? ये वाला बॉन्ड रीअरेंज होता है, मतलब टूट जाता है, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक होता है बोलना ठीक नहीं है, ज्यादा बेटर है बोलना कि बॉन्ड रीअरेंज होता है। ठीक है, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए इसको फिर से देख के देखते हैं। C6H5 CH2 CH X CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड रीअरेंज हुआ तो सिंगल हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, फिर से ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और फिर से वही होगा, फिर से बॉन्ड रीअरेंज होगा। एवरी टाइम एक मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, हर मॉलिक्यूल से जब ये रिएक्ट करेगा एक एक मोनोमर मॉलिक्यूल से, तो इसी तरह से रीअरेंजमेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक और मोनोमर मॉलिक्यूल जुड़ गया, प्लस एक और मोनोमर, एक और मोनोमर, इस तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेंगे। आ रही बात समझ में? और इसी रिएक्शन को हम एक स्टेप में लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी अभी लिखा था n नंबर लिख के। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है प्रोपोगेशन स्टेप। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक, तो थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप। यानी चेन ग्रोथ का टर्मिनेट हो जाना। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने अभी फाइनल कंपाउंड हमारा बना था वो ही हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, C6H5 CH यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, ये मिला था हमको आखिरी फाइनल चेन, है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में टर्मिनेशन कई तरह से हो सकता है। ठीक है, सबसे कॉमन मेथड जो है वो है रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को कपलिंग भी कहते हैं और कपलिंग रिएक्शन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो कोई एक चेन नहीं बनती है, कई सारी चेन जो है वो एक साथ एट रैंडम एक साथ बन रही होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी दो चेन जिनके पास ये फ्री रेडिकल वाला एंड है, ये आपस में रिएक्ट करके जुड़ जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कंबाइन। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कपलिंग। हम इसे कपलिंग भी कह सकते हैं। दो एक जैसा मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाए तो उसे कपलिंग भी कह सकते हैं। तो सपोज कि एक ये है, यहां पर मैं लिख देती हूं प्लस, एक और कोई मॉलिक्यूल है, उसके एंड पे सपोज कोई एक और मॉलिक्यूल है, उसके भी एंड पे ये है डैश। मैंने डैश लगाकर छोड़ दिया है, मतलब यहाँ पूरी चेन है। जैसे यहाँ पर है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी पूरी चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी चेन है, तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे CH। लिखिए, देखिए साथ में CH। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बनाएंगे बॉन्ड
और यहाँ पे इसके भी पूरा मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी पूरा मॉलिक्यूल है। समझ रहे हैं बात? इस तरह से ये जो फ्री रेडिकल वाला जो एंड है वो हट गया, समाप्त हो गया, मतलब एक्टिव सेंटर अब नहीं है। अब ये फ्री रेडिकल नहीं है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये और रिएक्शन नहीं करेगा, किसी मॉलिक्यूल से किसी मोनोमर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये चेन हमारी टर्मिनेट हो गई। क्या हो गया? चेन हमारी टर्मिनेट हो गई है और फाइनल पॉलीमर मिल गया है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी ये पूरा मॉलिक्यूल ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। दो चेन अगर आपस में रिएक्ट करके आपस में मतलब जुड़ जाएं, बॉन्ड बना लें, रिएक्ट करना नहीं बोलेंगे, अगर दो चेन जो है वो आपस में जुड़ जाएं, बॉन्ड बना लें बाय यूजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन और कपलिंग। तो हम कहेंगे दिस इज टर्मिनेशन बाय रिकॉम्बिनेशन या टर्मिनेशन बाय कपलिंग। ठीक है, ये वाला जो मेथड है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सेकेंड में एक और आपको मेथड बताऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। इट इज नोन एज, सेकेंड है डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन नंबर, नाम इसका बहुत बड़ा है, ध्यान से इसको याद करना है। प्रपोर्शन आपको पता है ना, प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन, तो बस ये प्रपोर्शन में यहाँ पे एशन लगाना है, यहाँ पे डिस लगाना है, डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो अगर कोई चीज प्रपोर्शन में नहीं है तो कहलाएंगे कि वो डिसप्रपोर्शनेट है ना। कोई भी चीज अगर प्रॉपर प्रपोर्शन में नहीं है तो हम कहते हैं कि डिसप्रपोर्शनेट है। तो यहां पर क्या होगा, एक कोई चेन है और एक और दो चेन है। एक चेन क्या करेगी, अपना एक हाइड्रोजन दूसरे को डोनेट कर देगी। क्या कर देगी? डोनेट। तो जिसको वो डोनेट करेगी वो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन, और जो दूसरा रहेगा उसमें बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो एक अनसैचुरेटेड चेन मिलेगी और एक सैचुरेटेड चेन मिलेगी। ठीक है, इसीलिए कहा इसको डिसप्रपोर्शनेशन। इसीलिए क्या कहा इसको, डिसप्रपोर्शनेशन। इसको हम लिखकर देखते हैं, CH2 to CH। ये किसी चेन का एक को पार्ट है, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, बार बार लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, है ना। और आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, सब समझ ही गए हैं, राइट। तो ये एक चेन का पोर्शन है, ये एक चेन का पोर्शन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ। ऊपर लिखेंगे H H, ठीक है, H H। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH2 है ना, ये अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। ठीक है, जब ये अपना हाइड्रोजन इसको देगा, मैं ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए बता देती हूँ, जस्ट टू फॉर एक्सप्लेनिंग, इस तरह से बना देती हूँ एरो कि ये एक हाइड्रोजन अपना इस वाले मॉलिक्यूल को दे देगा। तो क्या बनेगा भाई, देखो, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा C, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर X, ये देखिए ये बन गया एक सैचुरेटेड, क्या बन गया, और ये जो है इसको क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। आई बात समझ में, इसने अपना हाइड्रोजन इस वाले चेन को दे दिया, जो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन में एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड पॉलीमर बनता है। आ रही बात समझ में, डिसप्रपोर्शनेशन में एक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड बनता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए इसको डिसप्रपोर्शनेशन कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं टर्मिनेशन के जो आपके एनसीईआरटी बुक में तो बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। मैं आपको एक और बता देती हूँ, बस इसलिए कि आपको पता होना चाहिए। एक और बता देती हूँ, तीसरा वाला है
by reaction with solvent molecule. By reaction with solvent molecule. Reaction with solvent molecule. ठीक है, अब ये सॉल्वेंट क्या हो सकता है? जो भी हमने सॉल्वेंट यहाँ ले रखा है वो सॉल्वेंट से भी ये रिएक्शन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CCl4. क्या एग्जाम्पल है? CCl4. और रिएक्शन किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं. सपोज ये हमारा एक चेन है, ठीक है, CH, फिर से देते हैं पहले की तरह, प्लस CCl4. ठीक है, यहाँ पर क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा पॉलीमर का. क्या बन जाएगा? क्लोरो डेरिवेटिव. सिंपल सा रिएक्शन होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है. CH2 CH, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया Cl, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ तो X है ही, इसको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे? क्लोरो डेरिवेटिव बन गया प्लस CCl3 प्लस CCl3. ठीक है, बाद में क्या होगा? ऐसा एक CCl3 मॉलिक्यूल या रेडिकल बोलूं, दूसरे CCl ऐसे रेडिकल के साथ मिलकर बना लेगा C2Cl6. क्या बना लेगा? C2Cl6. ठीक है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल है, बहुत रिएक्टिव है, तो वो अपने ही जैसे एक भाई के साथ मिलकर और CCl6 बना लेगा. ठीक है, तो ये भी एक टर्मिनेशन हो सकता है रिएक्शन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. क्लियर? अब हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ा कि 3 स्टेप है: इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन. इनिशिएशन स्टेप में एक एक्टिव सेंटर बनता है. ठीक है, एक्टिव सेंटर जो कि बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी है. ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप में इसी रिएक्टिव स्पीशी पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं और पूरी पॉलीमरिक चेन की ग्रोथ इसी स्टेप में होती है. ठीक है, आखिरी टर्मिनेशन स्टेप में वो जो एक्टिव स्पीशीज है उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमें फाइनल पॉलीमर मिल जाता है. ठीक है, पॉलीमराइजेशन की बहुत जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, so students, if you like the video lessons or the explanation of the channel, do like and subscribe the channel and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, goodbye. See you.